अब मैं तुम्हें ये बताने वाला हूं बेटा कि हाउ टू लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट कैसे करते हैं, ये हमारा पॉइंट है। कैसे करते हैं, देखो हम एक वर्ड यूज करते हैं जी, इसका नाम होता है मास मोमेंट। एक वर्ड होता है मास मोमेंट। तुम्हें याद है कल मैंने बताया था बेटा, मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या होता था, डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लिकेशन। और जब तुम वर्ड यूज कर रहे हो मास मोमेंट, तो उसका मतलब क्या है, मास के साथ मल्टीप्लिकेशन। यहां पे तुम इसका नाम दे दो जेड वेक्टर, ये आ गया मास मोमेंट। हम इसमें ये बोलते हैं जी, फॉर अ गिवन पॉइंट मास, फॉर ए गिवन, कोई भी गिवन पॉइंट मास जो होता है, इट्स मास मोमेंट, इट्स मास मोमेंट is always calculated, उसको हमेशा कैलकुलेट करते हैं with respect to a given reference point, with respect to a given reference point। ठीक है, मान लीजिए आप लोग बोलते हो कि सर ये ओरिजिन है, ये मास है, इसका यहां से यहां तक का दूरी मान लो बेटे आर वेक्टर है, तो तुम बोलोगे मास मोमेंट एज ए जेड वेक्टर कहां से डिफाइन किया जा रहा है, ओ पॉइंट से, तो जेड ओ लिख दोगे। और ये किसके बराबर आया, प्रोडक्ट ऑफ मास विद आर वेक्टर। नो डाउट दिस आर वेक्टर is a position vector, no doubt it is a position vector। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मास मोमेंट को बेटे लोकेट करते हैं, ऐसे लोकेट करते हैं इसको। इसमें तुम लोग क्या करते हो, प्रोडक्ट ऑफ मास विद द पोजीशन वेक्टर लेते हो। अब मैं तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूं, देखो ये तो मास मोमेंट आ गया। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं बेटा कि सेंटर ऑफ मास को हम लोग इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं।
ओके, सो बेटा हम सेंटर ऑफ मास को इन टर्म्स ऑफ मास मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? ये जबरदस्त पॉइंट है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे? ठीक है, सुनो बच्चों, मास मोमेंट समझ लग गया सभी को? मास मोमेंट क्या होता है? मास मोमेंट क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस। कहानी खत्म, मास इनटू डिस्टेंस कर दिया, बस कहानी खत्म, कुछ नहीं टेंशन लेनी। अब उसके बाद करना क्या है? सुनो, इसके बाद करना क्या है? इन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, center of mass is defined as a point, about which mass moment of all particles of system of particle is zero। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका मीनिंग क्या है। मैंने तुम्हें कल बताया था ना बेटा, सुनो बात, जबरदस्त पॉइंट है। कल तुम्हें बताया था, जैसे किसी बच्चे ने पूछा था सर टॉर्क को एक्सप्लेन करना है, जैसे यहाँ पे तुम बैलेंस करते हो, यहाँ पे ये मास लगा ऐसे, ये लगा ऐसे, इसको घुमा दिया, ठीक है, इसने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, इसने कैसे घुमाया? एंटी क्लॉकवाइज। पर इसके ऊपर जो नेट टॉर्क लगा बेटे वो जीरो लगा। अब तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें नेट टॉर्क में बोला था कि आर क्रॉस फोर्स होता है, याद है ना? टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ होता है। अब यहां पे जो फोर्स है वो कौन है? मास के कारण। इसका नाम तुम एम आई जी लिख सकते हो, एम आई जी वेक्टर, नो डाउट, ठीक है। अब तुम इसको कैसे लिख सकते हो बेटा? समेशन एम आई आर आई, मतलब ये एम आई को इधर ले आओ क्योंकि नंबर ही है, चाहे इधर ले दो चाहे इधर ले दो, क्या दिक्कत है? पर यहाँ पे ये कुछ टर्म बन जाती है, इसलिए इसको ऐसे लिखा जा रहा है। और तुम्हें पता है ये जो तुमने लिखा है ये क्या है? ये है नेट टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटी, नेट टॉर्क ड्यू टू द ग्रेविटी, जिसका मासेस है। तो ग्रेविटी तो तुम्हारे पास जीरो के बराबर होती है ना? नहीं होती है सच। तो इट मींस तुम्हारे पास एम आई आर आई जो सम है वो जीरो आएगा, बट किसके विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट बेटे? सेंटर ऑफ मास। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? द सेंटर ऑफ मास। ये इसके बराबर आएगा, इट्स वेरी सिंपल। ओके बेटा, सभी को समझ लग गया ये वाला पॉइंट? मैंने बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं, नेट टॉर्क, तुम्हें मैंने बताया था कि नेट टॉर्क क्या होता है जी? जैसे तुम बोलते हो सर बॉडी को ट्रांसलेटरी मोशन में लेके आना है, तुम बोलते हैं अप्लाई द फोर्स, वैसे ही तुम्हें बोला जाता है बेटा बॉडी को रोटेट करना है, तो तुम बोलते हो सर अप्लाई द टॉर्क। अब टॉर्क को निकालने का मेथड क्या होता है? मैंने ये तुम्हें बताया है कि मान लो आपके पास ऐसे सिस्टम के अंदर M1 M2 सो ऑन Mn n पार्टिकल्स हैं, तो तुम उसके लिए टॉर्क कैसे लिखोगे? आर आई क्रॉस एम आई जी, और समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर किसके बराबर आया? जीरो के। क्यों? क्योंकि नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो होता है। नेट टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है? जीरो। तो जी जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। इट मींस ब्रैकेट में जो लिखी गई टर्म है समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू जीरो, पर किसके विद रिस्पेक्ट टू? सी फॉर सेंटर ऑफ मास। ये चीज याद रखिए। अब मैं तुम्हें बताता हूं उसको निकालना कैसे। सुनो बच्चों, जनरल फॉर्मूला मैं तुम्हें फिर से दोबारा चीजें बता रहा हूं। मास मोमेंट हमने डिफाइन किया प्रोडक्ट ऑफ मास विद द पोजीशन वेक्टर, फिर हमने डिफाइन किया सेंटर ऑफ मास को कैसे लोकेट करते हैं। तो हमने नो डाउट मास मोमेंट ही निकाला,
ये देखो MIRI इज नथिंग बट MIRI इज नथिंग बट व्हाट, मास मोमेंट। तो जनरल फॉर्मूला तुम लोग ये भी लिख सकते हो यहां पे कि मास मोमेंट with respect to the center of mass is always zero. Is always zero. Mass moment with respect to center of mass is always the zero. ये चीज आप याद रखिए, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक जनरल फॉर्मूला बताने लगा इसका सेंटर ऑफ मास का कैसे होता है। सुनो मेरी बात, सुनो बच्चों, देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। बेटा मान लो मैं तुम्हें बेसिक फंडामेंटल चीज बताने वाला हूं, ठीक है। मान लो ये कोई तुम्हारे पास ना एक स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई करेगा। चाहे तुम रीजन यहां पे मान लो O1, चाहे तुम रीजन O2 मान लो। यहां से इसका दूरी R1, यहां से इसका दूरी R2। ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि O1 और O2 डिफरेंट है। पर रियलिटी में देखा जाएगा तो इस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास तो यहां पे फिक्स है। सिर्फ क्या चेंज किए, क्या चेंज किए, क्या चेंज किए, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स चेंज किए, कोऑर्डिनेट्स चेंज किए, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज किए क्योंकि ओरिजिन को चेंज किया तो कोऑर्डिनेट्स चेंज कर दिए। क्या दिक्कत वाली बात है कि नहीं? अच्छा सुनो, सुनो, अब मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला बताने वाला हूं। देखो हमारे पास ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है और ये ओरिजिन है। और मान लो यहां पे C लिख दो सेंटर ऑफ मास, यहां पे एक मास आ गया M1, इसके पोजीशन वेक्टर का नाम आ गया बेटे R1 और बेटे इसके पोजीशन वेक्टर का नाम आ गया कैपिटल R, ठीक है। और जो तुम सेंटर ऑफ मास से इसका पोजीशन वेक्टर लिख रहे हो तुम इसका नाम रख दो R1C। और एक मास तुम यहां पे ले लो, इसका ये पोजीशन वेक्टर आ गया R2 विद रिस्पेक्ट टू O बेटा, ठीक है। और इसका पोजीशन वेक्टर यहां के हिसाब से देखा जाएगा तो ये आ जाएगा R2C वेक्टर। वो लकीली इधर ऑपोजिट हो गया ड्रॉ, तो टेंशन नहीं लेनी, सो ऑन करके। अब मेरा पॉइंट सुनो नाउ, मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास विच इज C के हिसाब से कितना आएगा बेटा मास मोमेंट? तुम बोलोगे सर M1R1C प्लस M2R2C, इसका नाम आप ZC लिख दीजिए, मास मोमेंट है ना, दो मासेस हैं। और अब तुम बोलोगे सर व्हाट ZC, whether ZC इज इक्वल टू 0। ZC तो 0 होता है, ये देखो तुम्हें यही तो बताया मैंने, विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलस समेशन MRIR वेक्टर ZC होता है। और यही ZC किसके बराबर होता है बेटे? 0 के बराबर होता है। तो इस वजह से ये तो 0 के बराबर है सर, जबरदस्त पॉइंट आ गया। तो क्या लिखोगे M1R1C प्लस M2R2C इज इक्वल टू व्हाट बेटा? 0। अब डायग्राम देखो, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स लगाया बच्चों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। पता क्या किया इसमें, क्या किया सुनो, ये ट्राइंगल बनाई तूने R1 और फिर ये तूने बनाया कैपिटल R और फिर तूने ये बनाया R1C। तो यहां से तुम देख सकते हो R1 वेक्टर किसके बराबर आ रहा है? R वेक्टर प्लस R1C वेक्टर। तो बेटा R1C किसके बराबर है? R1 माइनस R वेक्टर।
तो यहां से तुम m1 का वैल्यू लिख सकते हो r1 माइनस r। वैसे तुम m2 का वैल्यू लिख सकते हो r2 माइनस r। ये किसके बराबर? 0 के। अब जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त पॉइंट आ गया। तो m1 r1 प्लस m2 r2 किसके बराबर? m1 प्लस m2 इंटू r। तो यहां से तुम्हारे पास r किसके बराबर आ गया? m1 r1 प्लस m2 r2 बाय व्हाट? m1 प्लस m2। और ये तुम्हारे पास r वेक्टर आ गया। एंड व्हाट इज r वेक्टर? बेसिकली r वेक्टर इज बेसिकली बेटे कोऑर्डिनेट्स। These are the coordinates of किसके? सेंटर ऑफ मास के। किसके विद रिस्पेक्ट टू? एनी आर्बिट्रेरी ओरिजिन O। एनी आर्बिट्रेरी ओरिजिन O, कोई भी ओरिजिन जो तूने लिया था यहाँ पे। तो इस वजह से तुम लोग ये समझ पाए कि तुम्हारे पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम टेंशन नहीं लोगे, उल्टा हंसते हंसते स्माइलिंग फेस के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इतना इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई होगा, यहाँ पे कोई मास होगा m1, यहाँ पे कोई मास होगा m2, यहाँ पे कोई मास होगा सो ऑन करके mn। मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r1 आएगा, यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर r2 आएगा, ये आएगा कैपिटल R और ये आएगा rn। तो इट मीन्स तुम कैसे निकाल सकते हो उसका वो वैल्यू? तुम निकालोगे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन mn rn बाय व्हाट? m1 plus m2 so on mn, it is equal to r vector, which is equal to what today? r vector। अच्छा क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? जल्दी जल्दी बोलना एक बार बच्चों। बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? बोलो बेटा, बता दिया करो ना यार। पता लग गया ना कैसे किया इसको? ये तुम्हारे पास m1 r1 प्लस m2 r2 सो ऑन mn rn, ये रिजल्ट आ गया। पहले इसको याद रखना, चल जबरदस्त। अच्छा तुम्हें ये भी पता है बेटे, तुम्हें ये भी पता है r1 वेक्टर क्या होता है? x1 i कैप y1 j कैप। r2 वेक्टर क्या होता है? x2 i कैप और y2 j कैप। कैपिटल R वेक्टर क्या होता है? कैपिटल X i कैप, कैपिटल Y j कैप। और यहां से कैपिटल X की वैल्यू क्या आ जाएगी? m1 x1 प्लस m2 x2 बाय व्हाट? m1 प्लस m2। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m1 y1 प्लस m2 y2। x कोऑर्डिनेट के साथ x को इक्वेट कर दो और y कोऑर्डिनेट के साथ y को इक्वेट कर दो, तो ये तुम्हारे पास सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ जाएगी। ठीक है? अच्छा आप सुनो, अब मैं तुम्हें इसका एनालिसिस करवाने वाला हूं। एनालिसिस क्वेश्चन दिए हैं रादर। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो तुम्हारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है। हमारे पास टू पार्टिकल सिस्टम है और तुमने दो पॉइंट्स को मार्क कर दिया, ये m1 है, ये m2 है, इन दोनों के बीच में दूरी l है। तुम्हें बोला गया है क्वेश्चन में लोकेट सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू m1। तो तुमने विद रिस्पेक्ट टू m1 मानी तो m1 क्या मान लोगे? एक तरह से ओरिजिन मान लोगे, ओरिजिन मान लोगे। अब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको ओरिजिन ले लोगे और m2 का दूरी कितना आ गया? क्योंकि ये 0 है तो ये l ही आएगा, क्योंकि यहाँ से इसका दूरी l है।
तो इस वजह से तुम्हारे पास जो, मान लो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट आएगा, ये सेंटर ऑफ मास आएगा, इसका कोऑर्डिनेट का नाम तुम कैपिटल एक्स लिखोगे, क्योंकि अभी बताया ना कैपिटल आर की वैल्यू एक्स की टर्म में ऐसे लिखते हैं, कैपिटल एक्स आई कैपिटल वाई जे, कैपिटल एक्स है ना, एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है। कैपिटल एक्स किसके बराबर आ गया m1, और m1 का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, प्लस m2 उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है l, बाय व्हाट बेटे, सम ऑफ मास। एक तरह से तुम्हारे पास आ गया m2l बाय m1 प्लस m2। या इसको और मेथड से भी कर सकते हो। मान लो लॉजिक सीखना है, लॉजिक तूने माना सर सी को मैं ओरिजिन मान लेता हूं क्योंकि आपने बताया था बैलेंसिंग पॉइंट होता है, मैं इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू एक्स लिख देता हूं सर, और ये एल माइनस एक्स आएगा, बिल्कुल ठीक है सर। अब क्या करें, ये m1 इधर आएगा और ये m2 इधर आएगा, है ना, m2g m1, तो एज समेशन ऑफ mi ri with respect to c is always 0। mi का क्योंकि इसको ओरिजिन मानोगे तो लेफ्ट साइड आ जाएगी नेगेटिव, नंबर लाइन होती है ना, तो राइट साइड की आ जाती है पॉजिटिव, तो कितना आया, ये माइनस m1x और ये तो 0 ही है, और ये आ गया प्लस m2 l माइनस एक्स इज इक्वल टू व्हाट बेटे 0। इसको सॉल्व कीजिए, ये बेटा माइनस m1x प्लस m2l माइनस m2x इज इक्वल टू व्हाट 0। सॉल्व करोगे फिर से m2l बाय m1 प्लस m2, तो ये तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। दिस विल बी योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों क्लियर हो गया पॉइंट? दिस इज द वे टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ, बेटा देखो मेरी बात सुनो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, 4 सफियर्स थे ए बी सी डी, चारों का मास क्या है m, रेडियस क्या है r, हमने बोला गया लोकेट करो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू स्फीयर ए, तो स्फीयर ए के सेंटर को तुम ओरिजिन मान लो। तो तुम क्या करोगे, मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि जब भी सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है तो तुम सबसे पहले क्या मार्क करते हो, उन बॉडीज को पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो तुमने ए स्फीयर का पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ पे बना दिया, और बी स्फीयर का पॉइंट ऑब्जेक्ट तूने यहां पे ड्रॉ किया। अब ये देखो बेटा, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ये रेडियस कितना आ गया 2r, ये रेडियस कितना आ गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया बेटे 2r, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2r, 0, 2r, 0, क्योंकि तुम्हें पता है ना बेटा, जब तुम कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हो, यहाँ पे तुम x लिखते हो, यहाँ पे तुम y लिखते हो, यहाँ पे तुम पॉइंट मार्क करते हो, तो उसका ये x कोऑर्डिनेट होता है और ये y कोऑर्डिनेट होता है, और जब वो अकेला इस कोऑर्डिनेट पे होता है तो वो होता है x0, पता है तुम्हें, है ना, और जो जब यहाँ पे होता है तो वो होता है y0y, और ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है xy, ठीक है। अब इसके बाद आ गया ये आ गया सी पॉइंट। अब सी का एक्स एक्सिस से दूरी कितना, सी का बेटे एक्स एक्सिस से दूरी कितना, ये दूरी कितना है 2r, और ये वाला दूरी कितना है y एक्सिस से 2r। इस वजह से सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये तो a आ गया, ये मास m आ गया, और ये b आ गया तुम्हारे पास बेटे, ये c आ गया, मास m है, और c के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, c के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 2r, 2r, c के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बेटे 2r, 2r।
सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बेटा? 2r आ गए, ठीक है। और इसके बाद तुम डी पार्ट की बात कर रहे हो, उसके करस्पॉन्डिंगली डी पार्ट की बात कर रहे हो। ये जो डी पार्ट है बेटे, इसका मास तो m ही है, पर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,2 है। तो अब तूने 4 सफियर्स को 4 पॉइंट मासेस में रिप्लेस कर दिया। 4 सफियर्स को 4 पॉइंट मासेस में रिप्लेस कर दिया, बस कहानी खत्म। अब करो एक्स कोऑर्डिनेट। कितने मासेस हैं? 4, m1 x1, m2 x2, m3 x3 और m4 x4 डिवाइडेड बाय इन सभी का सम। यहां से एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? यहां से एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? यहां से एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर आएगा? यहां से आएगा जी, ये मास m है और ये कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा इसके 0 0। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0 आएगा। क्योंकि जब भी तुम कोई ग्राफ बनाते हो बेटा, मैं तुम्हें अभी बताया था, क्योंकि बॉडी ओरिजिन पे रखते हो 0 0 होती है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं। अब m2 इसका मान लो, ये इसका कोऑर्डिनेट का दूरी कितना आ गया? 2r। अब इसका दूरी कितना आ गया? c का, m3 का, ये भी 2r आ गया। और ये d जो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0, क्योंकि पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना होता है बेटे। और डिवाइडेड बाय ये टोटल मास आ गया बेटे 4m। यहां से एक्स कोऑर्डिनेट आ गया r के बराबर, देख पा रहे हो? ठीक है, क्या आ गया? m इंटू 2r प्लस m इंटू 2r, 4r है, 4mr बाय 4m। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया r के बराबर, ठीक है। अब सिमिलरली तुम y कोऑर्डिनेट निकालोगे बेटा। व्हाट इज y कोऑर्डिनेट बेटे? फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय इन सभी का सम, m1 m2 m3 m4। y कोऑर्डिनेट m1 तो m ही है, ये 0 आया। m2 तो तुम्हारे पास क्या है बेटे? m2 भी m है और y2 कितना है? 0। m3 m है, ये 2r है, ये 2r है, डिवाइडेड बाय 4m। जब तुम y कोऑर्डिनेट भी निकालोगे तो r आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो। y कोऑर्डिनेट भी तुम्हारे पास r आ गया, x भी r आ गया, y कोऑर्डिनेट भी r आ गया, ये रिजल्ट आ गया। ये a कोऑर्डिनेट है, b कोऑर्डिनेट क्या गया? क्योंकि पहला जो होता है वो x होता है, दूसरा जो होता है वो y होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग समझो क्या है। इसका मीनिंग है कि ये तो तुमने 4 सफियर्स बनाए थे, इन सफियर्स को तुम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह मान के बनाओ। और जैसे ये r है, ये 2r है, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होते हैं, ये r है, ये 2r है, इसके हिसाब से तुम एक पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लोगे, इस पे तुम टोटल मास 4m लिख सकते हो। और ये तुम्हारे पास कैपिटल R वेक्टर आएगा, जो कि कैपिटल X आई कैप प्लस कैपिटल Y J कैप के बराबर होता है। और कैपिटल X का भी वैल्यू तुमने R निकाला है और कैपिटल Y का वैल्यू भी तुमने R निकाला है। ये तुम्हारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट नाउ। ओके, जैसे तुम्हें एक इजी क्वेश्चन दे देते, 3 पॉइंट मासेस है, point masses, each of mass
M are at the vertices of an equilateral triangle. An equilateral triangle. So locate center of mass with respect to O. O के हिसाब से सेंटर ऑफ मास को लोकेट करो. यहां से तुम एक कोऑर्डिनेट बनाओगे x, यहां से तुम इसका एक कोऑर्डिनेट बनाओगे y एक्सिस. ये साइड का नाम तुम L लिख लो, L या A लिख लो. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 0 0. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे A 0. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, तो ये 60 डिग्री आएगा. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटे और ये 60 डिग्री आएगा. तो इसके लिए तुम ऐसे मान सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया बेटे, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे, ये वाली, ये ट्राइंगल आ गई, ये A आ गया, ये 60 आ गया, 90 आ गया, ये आ गया जी A cos 60 और ये आ गया A sin 60. A cos 60 और A sin 60. बस ठीक है, कहानी खत्म. एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, कितना आएगा m into 0 plus m into A plus m into A sin 60 divided by A cos 60. cos आएगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, इसको सॉल्व कीजिए तो ये आंसर तुम्हारे पास A/3 आ जाएगा, कुछ ऐसा. सॉरी A/2 आ जाएगा, A/2. सॉल्व करके देखो, क्योंकि cos 60 जो होता है बेटे वो 1/2 होता है. cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है. ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो. अब आ गया y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है, फिर से m into 0 और m into A sin 60. तुम लोग समझ पा रहे हो मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, बिकॉज ये पहले मैं बार बार बता चुका हूँ. पहला x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा y होता है. पहला x होता है, दूसरा y होता है. और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, हॉरिजॉन्टल वाला आएगा A cos 60 और वर्टिकल वाला आएगा बेटे A sin 60. ठीक है, और तुम्हारे पास आ गया A sin 60 डिवाइडेड बाय 3m. जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो, sin 60 क्या होता है स्क्वायर रूट 3/2. और तुम्हें ये भी पता है स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या होता है 3. जब तुम इसको सॉल्व करोगे A/2 स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा. और तुम लोगों को अगर जनरलाइज वे में पूछा जाए, तुम्हें पता है कि इसी का नाम तुम क्या रखते हो, सेंट्रॉइड. इसी का नाम तुम क्या रखते हो बेटा, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल. सेंट्रॉइड ऑफ ए equilateral triangle. It is a centroid of an equilateral triangle. I hope you have understood this concept now. Okay.